बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ारूक रज़ा। आज चैप्टर 5 का हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रम। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात देखी जाए तो विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट। एक वाइट लाइट जब भी उसकी डिस्पर्शन होती है तो वो एक किस्म का पैटर्न हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये बेसिकली जो व्हाइट लाइट प्रिज्म से हम पास करवाते हैं उसके नतीजे में डिस्पर्शन होती है और उस डिस्पर्शन के नतीजे में हमारे पास जो पैटर्न मिलेगा वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है रेनबो। हमारे बारिश के बाद कौसे कज़ा हम इसे कहते हैं। रेनबो जो है ये स्पेक्ट्रम की बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। अच्छा, अब बेसिकली वो डिस्पर्शन की बात करें, जैसे हमने पहले बात की है, डिस्पर्शन लाइट क्यों होगी जब हम उसको पास करवाएंगे प्रिज्म से। अच्छा, अब जब बेंडिंग होती है, बेसिकली बेंडिंग जो है वो वेवलेंथ की जैसे होती है। अब हमारे पास बेंडिंग वेव लाइट की होगी क्योंकि उनकी जो लाइट है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ है। अब जब उसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसके हवाले से हमें क्या मिलता है, फिर स्पेक्ट्रम मिलता है। तो बेंडिंग और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स ताल्लुक है। अगर बेंडिंग मतलब देखें, वेवलेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम होगी, वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग ज्यादा होगी। तो व्हाइट लाइट जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हर एक कंपोनेंट होता है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट वेवलेंथ के जरिए से हमें एक पैटर्न मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो उसकी दो टाइप्स है। एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इसे विजिबल लाइट भी कहते हैं, और एक इनविजिबल होता है। अब हमारे पास ये विजिबल और इनविजिबल हम करते हैं ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमें इंसानी आंख से हम जिसे देख सकते हैं उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये वेवलेंथ की रेंजेस के हिसाब से इसको हम एडजस्ट होता है। तो वेवलेंथ जो है विजिबल की कितनी होगी, 400 से 750 नैनोमीटर तक। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। तो विजिबल की जो हमारे पास वेवलेंथ की रेंज है 400 से 750 है। इसके बाद अगर हम इनविजिबल की बात करें, इनविजिबल वो होगा जो इंसानी आंख से ना देख सकें। तो इसमें भी हमारे पास वेवलेंथ की दो चीजें हैं, या तो 400 से कम हो या 750 से ज्यादा। मतलब दरमियान में तो विजिबल आ गया, विजिबल से पहले अल्ट्रावायलेट और उससे बाद क्या होगा, इंफ्रारेड। तो हमारे पास या तो 400 से कम या 750 से क्या होगी, ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी। तो वो हमारे पास किस में आएगी, इनविजिबल स्पेक्ट्रम में। तो बेसिकली दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे पास, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसकी जो बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कलर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होते हैं। कलर जो है आपस में नजर एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए होते हैं और कोई उनके दरमियान बाउंड्री नहीं होती कि आपस में मर्ज इस तरीके से होते हैं कि आपको कोई पता ही लगता है कौन सा कलर किस जगह पे खत्म हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है। इसकी एग्जांपल में रेनबो की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल है। अगर हम इसी में देखें एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसके उल्ट बात होगी, कलर डिफ्यूज नहीं होते इसके अंदर। और हमने उसमें बात की थी कि नो बाउंड्री मार्क्ड, इसमें बाउंड्री मार्क्ड होती है। और इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटम की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में है। हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के अंदर कि उसके डिफेक्ट में कहा था कि एटम को कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए बजाय किसके, लाइन स्पेक्ट्रम वो देता है। तो ये हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रम को इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम देता है जब वो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी जो है वो एमिट करता है। इस तरीके से नंबर ऑफ लाइंस। और हमारे पास जब हम एक बात याद रखें, एलिमेंट को जब वोलेटाइल करते हैं, एलिमेंट को हम हीट करते हैं जब फ्लेम पे, तो उसके नतीजे में हमारे पास लाइट इमिट होती है। उस लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करते हैं। अब जब लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व किया तो हमें नंबर ऑफ लाइंस मिली और नंबर ऑफ लाइंस और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमें ऑब्जर्व करते हैं। ये नंबर ऑफ लाइंस और डिस्टेंस हमें उस एलिमेंट के बारे में बताता है जिसको हम वोलेटाइल किया है। अच्छा, लेट्स सपोज एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, सोडियम क्या लाइन स्पेक्ट्रम में दो येलो लाइन होती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है।
दो येलो लाइन होती है जिनके दरमियान डेफिनेट डिस्टेंस होता है। इसी तरह हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट लाइंस और डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसकी भी मेन वजह यही है कि हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस जो है ये सब चीजें जो है डेफिनेट होती हैं। तो हाइड्रोजन अभी हमने बात की है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज करते रहेंगे। वेवलेंथ कम होगी तो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अब होगा क्या कि इतना डिस्टेंस कम कर दें कि लाइंस क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए, तो स्पेक्ट्रम जो मिलेगा हमारे पास क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा। कब, जब हम वेवलेंथ की वैल्यू कम से कम कर देंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व कब होता है, जब दो तरीके हम कह सकते हैं, जब हम उसको हीट करें हाई टेम्परेचर पे, या हम कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम उसको दें, उस तरीके से दो तरीकाकार है जिससे हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो मिलता है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती है, एक एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। हमारे पास ये स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब आप एलिमेंट को हीट करते हैं। हीट करने से दो चीजें होती हैं हमारे पास, इसकी ब्राइट लाइन मिलती है और बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क होगा। ये देखें बैकग्राउंड डार्क है, लाइंस जो है वो ब्राइट मिल रही हैं। तो ये स्पेक्ट्रम हमें तब मिलता है जब हम किसी भी एलिमेंट को हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। अब आप देखें, आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, अब यहां से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन निकल रही है। डिटेक्टर ने इस रेडिएशन को डिटेक्ट करके स्पेक्ट्रम बनाया है। अब ये स्पेक्ट्रम जो है इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बुनियाद पर किया गया है। तो आपको कैसे पता लगेगा ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, हम इसके बारे में दो चीजें जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी ब्राइट लाइंस होंगी और बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क। अगर इसके ऑपोजिट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। कि किसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहां ब्राइट लाइंस है तो वहां डार्क लाइंस हो जाएंगे, यहां डार्क बैकग्राउंड है तो वहां ब्राइट बैकग्राउंड हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करें तो स्पेक्ट्रम हमें व्हाइट लाइट का कब मिलता है, जब हम सर्टेन वेवलेंथ जो है वो हम रेडिएशन की इसको देते हैं। कुछ रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ रेडिएशन ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर हमने फॉल करवाई तो अब हमारे पास इसने रेज निकली, अब उससे डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास डार्क लाइन मिली और ब्राइट बैकग्राउंड। लाइंस और बैकग्राउंड का कलर ही हमें इन दोनों के बारे में बताता है कि हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है तो इसमें डार्क लाइंस होंगी, एटॉमिक इमिशन है तो इसमें ब्राइट लाइंस होंगी। तो इस तरीके से हमें जो है ये पैटर्न के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से हमें जो है पता लगता है कौन सा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है और कौन सा एटॉमिक इमिशन है। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रम की ही एग्जांपल है जिसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं हम। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोजन एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर फिल है और उसको हम लो प्रेशर, उससे क्या है, लो प्रेशर है। अब जैसे आप उसको हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो ब्लूइश लाइट जो है एमिट होगी डिस्चार्ज ट्यूब से। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ब्लूइश लाइट जो है ये एमिट होगी। अब जब इस ब्लूइश लाइट को हमने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व किया तो ये लाइट जो है, ये लाइन जो है ये सेवरल लाइन में जो है एक दूसरे में डिवाइड हो गई है। उन सेवरल लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब ब्लूइश लाइट को एमिट हुई डिस्चार्ज ट्यूब से, स्पेक्ट्रोमीटर से देखा, उसके अंदर मोर फाइन लाइंस थी। जो फाइन लाइंस थी उनको हमने क्या कहा, स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है, अब इसमें हम कहते हैं ये वेवलेंथ जो है इनकी डिफरेंट होती है। स्पेक्ट्रल लाइन की रीजन्स होते हैं बेसिकली, कुछ यूवी रीजन होता है, कुछ विजिबल रीजन होता है, कुछ आईआर रीजन होता है। इस तरह हम इन स्पेक्ट्रल लाइन को क्लासिफाई करते हैं उनके वेवलेंथ की बुनियाद पर। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि किस किस रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और आईआर रीजन में। तो स्पेक्ट्रल लाइन को हम 5 कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। एक इसका अंडरलाइन कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट द नेम्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहली है लाइमन सीरीज, ये कौन सी रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट में। दूसरी कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज, ये विजिबल रीजन में होती है। तीसरी पेस्टन सीरीज, ये आईआर रीजन में होती है, इंफ्रारेड। और चौथी ब्रैकेट सीरीज,
इंफ्रारेड रीजन में आखिरी जो होती है वो पफेंट सीरीज होती है, ये IR में होती है। अच्छा, अब आप याद रखें इन तमाम का जो अब सिस्टम है वो आपको बताता चलूं। अगर हम बात करें लाइमन की, लाइमन सीरीज की, देखिए इसमें एक वैल्यू होती है N1 और एक होती है N2। N2 क्या है, हायर ऑर्बिट को शो कर रहा है, N1 लोअर को शो कर रहा है। जिसमें N1 की वैल्यू 1 होगी वो हमारे पास लाइमन सीरीज होगा, और N2 की वैल्यू वेरी करती रहेगी, 2, 3, 4 कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन आखिर किस में आए, N1 की वैल्यू 1 हो। पहले ऑर्बिट में जो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जो सीरीज इमिट करेगा वो कौन सी होगी, लाइमन सीरीज। अगर हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की, इसमें भी हम वही बात करेंगे कि N1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब N1 की वैल्यू 2 होगी तो कोई दूसरे की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3, 4, 5, ये वो वैल्यूज होती है जहां से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से आ रहा होता है। N1 वो होता है जिस ऑर्बिट में उसने आकर डीएक्साइट होना है। तो हमारे पास इधर N1 की वैल्यू 1 थी तो लाइमन सीरीज, अगर N1 की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, बाल्मर सीरीज। अच्छा, अगर हम इसमें देखें पेस्टन सीरीज को, पेस्टन सीरीज में हम वही बात करते हैं कि N1 की वैल्यू क्या होगी, अब 3 होगी, कि अब इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी से आए, लेकिन अगर थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज होगी, पेस्टन सीरीज। N2 की वैल्यू यहां 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। अच्छा, अगर आप बात करें अब ब्रैकेट सीरीज की, तो ब्रैकेट सीरीज में हम क्या कहते हैं कि N1 जो है अब 4 होगा, कि इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट में आके रिजाइड कर रहा है तो वो कौन सी सीरीज होगी, ब्रैकेट। N2 की वैल्यू 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। इसी तरह लास्ट अगर हम पफेंट सीरीज की बात करें तो पफेंट सीरीज में हमारे पास N1 की वैल्यू क्या होगी, 5। ये सारा मैंने यहां बना के दिखाया कि अगर N1 होगा 1 तो लाइमन, N1 अगर ये हमारे पास इसमें सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो बाल्मर, थर्ड में आएगा पेस्टन, फोर्थ में आएगा तो ये ब्रैकेट, पांचवें में आएगा तो पफेंट। तो N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 6, 7 अप टू सो ऑन। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होता है उसके बाद जिस ऑर्बिट में वापस आता है ये उन पे बेस कर रहा है। अगर पहले ऑर्बिट में आता है तो लाइमन, दूसरे में आता है बाल्मर, तीसरे में आता है तो हमारे पास पेस्टन, चौथे में आएगा ब्रैकेट सीरीज होगी और पांचवें में आएगा तो पफेंट सीरीज। तो ये हमारे पास सारी जो है इसमें बात की गई है। ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसमें मैंने आपको कोई फार्मूला बताया था कि आपने अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है, वेव नंबर मालूम करना है, तो उसकी डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करवा दी गई है। उसमें N1 की वैल्यू आप पुट करें, उस फॉर्मूले में N2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो अब नेक्स्ट जो है वो डिफेक्ट थे बोर एटॉमिक मॉडल। लास्ट टॉपिक में हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, अब उसके डिफेक्ट देख लें। बोर एटॉमिक मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के लिए, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, ये उसको एक्सप्लेन करता है, बाकी को एक्सप्लेन नहीं करता। पॉली इलेक्ट्रॉनिक को एक्सप्लेन करने में ये फेल हुआ है, जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे ये उनको एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात हमने पहले बात की है कि स्पेक्ट्रल लाइन को हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं और वो मोर फाइन लाइंस में डिवाइड होता है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मोर फाइन लाइंस, ये बताया था हमें मॉडर्न रिसर्च ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हमें बताया था, लेकिन बोहर ने इसको बताने में ये नाकाम रहा। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोशन देखें, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। मॉडर्न रिसर्च ये बताती है, लेकिन बोहर ने कहा था कि एटॉमिक की जो हम रेवोल्यूशन है वो क्या है, सिंगल प्लेन के अंदर है। तो ये भी हमारे पास इसका एक डिफेक्ट था। अच्छा, बोहर जो है वो फेल हुआ था बताने में ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट है क्या? अब ये देखें, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मोर फाइन लाइंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे कहते हैं ज़ीमान इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन को मोर फाइन लाइन में डिवाइड होना, उसे कहते हैं ज़ीमान इफेक्ट। और इसी तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन मोर फाइन लाइंस में डिवाइड होती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट जो है वो बोहर ने बताने में ये फेल हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लास्ट इस पॉइंट की तरफ देखें, समरफील्ड एक साइंटिस्ट था, उसने 1915 में एक बताया कि शेप जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी शेप सर्कुलर नहीं है, उसकी शेप होती है एलिप्टिकल। ये अंडे की तरह बेसवी हम बात करते हैं।
और उसने कहा जो न्यूक्लियस होता है वो फोकाई पे होता है। फोकाई कहते हैं ये लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है, इसे ये दो फोकाई है, इस एलिप्ट की क्या है, दो फोकाई है। तो उसने कहा न्यूक्लियस जो है वो किसी भी फोकाई पे होता है, तो इसकी जो शेप है वो ऑर्बिटॉल की वो सर्कुलर नहीं है बल्कि क्या है, एलिप्टिकल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कोई कंफ्यूजन होती है इसमें तो आप ग्रुप में डिस्कस सकते हैं। अल्लाह हाफिज।